नमस्कार दर्शकों। आज एक ऐसी विभूति है फील्ड में जिसका मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। और वो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट हैं और अपने फील्ड के माहिर। और शायद दिल्ली में कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट के एरिया में कोई बात हुई हो और उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा असंभव है। और एमसी मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लैंडमार्क केस है, कंटिन्यूअस केस है, जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है, और उस पे ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से समय समय पर अपीयर हुए हैं। और अब भी इनको लगातार अपीयर होते हैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की तरफ से या किसी और संस्था की तरफ से। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो बताते बताते ही सारा समय मेरा निकल जाएगा। ये पहले डीसीएम टोयोटा में मैनेजर थे और इनका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, इंटरनेशनल बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है। मैंने खुद देखा है इनको। और इनकी जो बुक्स हैं वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आज भी पढ़ाई जाती हैं। लेटेस्ट बुक है, कंटेंट बहुत है। तो क्या क्या मैं इनकी बातें करूं। मोटर व्हीकल एक्ट जब रिवाइज हुआ तो उसमें भी इनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने उसको भी काफी हद तक लोगों के अनुकूल बनाया, उसमें इनका सहयोग है। सीएनजी कन्वर्जन में जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो इन्होंने ही देखा दिल्ली में। और जो फिटनेस सेंटर है ऑटोमेटेड, उनमें उनको बनाने में पूरी इंडिया में पहली बार इन लोगों ने बनाया, इन्होंने बनाया, इंस्ट्रूमेंटल रहे। बड़ी लंबी फहरिस्त है, अगर मैं पढ़ने लगूं तो शायद समय इसी में चला जाएगा। तो मैं ऐसी शख्सियत को आज इसलिए बुला के इस चैनल पे मैंने इनवाइट किया है। इन्होंने मेरी बात मानी और मुझे सम्मान दिया। शायद मैं पुलिस में डिप्टी कमिश्नर था और ये ट्रांसपोर्ट में थे, तो उस संबंध को जो है इन्होंने आज भी तरजीह दी। और आज भी ये सुप्रीम कोर्ट में हाजिर थे जब ये व्हीकल्स का जो गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का जो 10 और 15 साल का जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं उनके बारे में जो दिल्ली सरकार ने रिव्यू पटिशन डाला है, उस रिव्यू पटिशन की सुनवाई होनी थी। आज वो हुई और ये वहां पे मौजूद थे। तो इनसे बेहतर इसके बारे में, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में कोई और शख्स शायद ही जानता हो। तो मैंने आज ये उचित समझा कि आज जो अपडेट है, जो समस्या है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की, जिससे सब पीड़ित हैं, और सरकार ने भी अब मान लिया है, दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली सरकार भी बड़ी शिद्दत से लगी हुई है। और उसी को, इसको स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने भी एप्लीकेशन डाली थी। और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को कि क्यों एज और पॉल्यूशन को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल पे अनिल चिक्कारा साहब स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अवाना साहब, आपने बताया कि हम लोगों की तो एसोसिएशन 25 साल से पहले की है। जी और आपने ट्रैफिक में, जब मैं देखता था तो जब तो टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी, और मैंने एक जो सबसे बड़ी जो बात देखी कि आप लोगों ने एक जो मैप बनाए थे डिजिटल, जो मतलब डिजिटलाइज हुआ था, वो मतलब आप लोगों की खुद की अपने हाथों से की हुई मेहनत थी। मतलब आप लोगों ने उसमें कटिंग पेस्टिंग कर करके एक्यूरेट मैप बनाए। और जी फिर उसी के बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, मैं ये बात शायद 2000 के करीब की कर रहा हूँ, फिर 2004 के आसपास 3 और 4 पे जीपीएस आ गया था। तो जीपीएस के टाइम में आपके साथ जब हम बात करते थे कि हमारा जीपीएस रेगुलेटेड ट्रैफिक मूवमेंट होगा, तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे हम कुछ सपनों की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो तो देखा था कि मात्र 2-4 साल में बिल्कुल पूरी हो गई। और जो लीड आपने टेक्निकली, जो आपका ये था, हेडक्वार्टर था ट्रैफिक का, जी तो जी। वहां पर ये तो मतलब मैं ये देखता था कि कुछ भी अगर कोई बात पूछनी है तो वो अवाना साहब बताएंगे। मतलब मैं बोला खैर, ये तो आपका कि बड़प्पन है कि आपने नहीं पिछले नहीं। 25 साल का हमारा और आपका एसोसिएशन बताया।
पर बिल्कुल आज बिल्कुल। जो है, जनता जो है, जो लोग हैं, मेरे दर्शक हैं, वो जी आपसे ये सुनना चाहते हैं सबसे जी पहले कि जी जी। आज जो है कोर्ट में जो तारीख थी, यस यस उसमें यस यस। क्या कुछ हुआ, और या इसके कितने पॉजिटिव चांसेस हैं। लोग आस लगाए बैठे हैं। तो अनिल जी चिक्कारा जी, जी। आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले जो आपको एक जो थैंक्स करना चाहता हूं कि जो आपने लोगों के दिल की आवाज को अपने चैनल के थ्रू जो आज विश्वास के साथ में, एक उम्मीदों के साथ इंटरव्यू जो कर रहे हैं, तो आपने जनता की आवाज जो है वो मतलब आस लगाए बैठी है कि हमारा आगे इन गाड़ियों का क्या फ्यूचर है। क्योंकि गाड़ी जो है एक घर में फैमिली मेंबर की तरह है, और गाड़ी का एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है। और जैसे ही हम यूं देखते हैं कि हमारी एक अच्छी गाड़ी है, और क्योंकि उसकी एज पूरी हो गई है, और चाहे उसकी 10 साल गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि सर्विस क्लास में 10 साल में गाड़ी 15-20 भी नहीं चलती, क्योंकि संडे को निकालनी होती है। और घर में एक गाड़ी होना जरूरी है, स्टेटस के हिसाब से भी, जी। और वैसे जनरल जरूरत भी। जी। लेकिन जब अच्छी गाड़ी, जो रोड वर्दीनेस गाड़ी है, परफेक्ट गाड़ी है, जिसको आप इतना संभाल के रखते हो, और उसकी वीर गति प्राप्त हो जाए, और वीर गति प्राप्त होने में मतलब आपको एक साइकोलॉजिकल लॉस भी है, फाइनेंशियल लॉस तो है। तो ये एक दुख चलता आ रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में लेना चाहता हूं, और पहले एश्योर करना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि शायद इस बार निराशा हाथ ना लगे। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी खबर है। ये 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 हाँ। जो आपको जो बंदा पॉइंट बताया गया है, और मैं अपने आप को, जैसे मेरे को आज कई लोगों ने पूछा, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये वाला जो काम है ना, बड़ा चैलेंजिंग है। ये मतलब आपको उसी सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने हमारे एनजीटी के ऑर्डर को अपहोल्ड किया था, आज उसी कोर्ट से हम रिलीफ मांग रहे हैं। तो आपको ये तो आप खुद प्रैक्टिस में हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट हर रोज जाते हैं, तो आप भी इस चीज को मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना इसको रिवर्स कैसे करेगा। तो ये एक जो स्थिति है वो मतलब उसमें मुश्किल पड़ेगी। जी। अच्छा, फिर दूसरी जो बात, जी। अब की बात जो कोर्ट में गया जाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही स्थिति 2018 में हुई थी। या मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में लेके जाता हूं कि 2014 में एप्का एक कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी, भूरेलाल कमेटी का, जिसने सबको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं जी। है, जी, याद है। जिसको आखिर सीएक्यूएम, हाँ, सीएक्यूएम बोलते हैं। तो भूरेलाल जो एप्का जो संस्था थी, उन्होंने बड़े स्ट्रिजेंट ऑर्डर निकालते थे, और उन्होंने ये बताया कि 10 साल बाद डीजल, और 15 साल के बाद पेट्रोल गाड़ी या सीएनजी गाड़ी को चलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, 2014 में ये कार्रवाई शुरू हुई, और उस टाइम में मैं आपको फैक्ट बताऊं, आई वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग दिस मूवमेंट। क्योंकि उस समय में हाँ। अब आपको बताता हूँ सिचुएशन कैसे चेंज हुई है। तो सिचुएशन कैसे चेंज हुई है वो मैं अभी आपके इंटरव्यू के द्वारा बताऊंगा कि आपका कैसे कैसे। आपका ये थोड़ा चेंज हो गया है, हाँ, ओरिएंटेशन। एक सेकंड, कैमरे हाँ का एक सेकंड इसे चाहिए एडजस्ट ये। कर लें। वो फोन भी अब बीच ठीक में है। आ जाता है ना, ठीक है। हाँ, अब ठीक है ना जी जी। जी। तो 2014 में दिल्ली में जो गाड़ियां थी, नॉन बीएस भी थी, BS1 भी थी, 2 भी थी, 3 भी थी। जी। तो वे गाड़ियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के जो एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं थे। तो जी। उस टाइम में वाकई ये बात थी कि जो आईआईटी ने एक सर्वे किया था, रिपोर्ट भेजी थी, उसमें उन्होंने कहा था 28% गाड़ियां, पोल्यूशन जो है 28% गाड़ियों की वजह से होता है। तो ठीक है, उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से था। और जब ये गाड़ियां स्क्रैप होती गई और नई गाड़ियां आती गई, क्योंकि वे गाड़ियां पोल्यूशन को लड़ने के लिए अनुरूप नहीं थी। अब क्या हुआ है कि ये 2010 के बाद दिल्ली के अंदर BS4 गाड़ियां आ गई, और BS4 गाड़ियां BS1 2 3 से बिल्कुल फर्क थी। जी। इसके अंदर क्या है कि आफ्टर ट्रीटमेंट है, यानी कि अगर आपके गाड़ी में किसी वजह से धुआं आ रहा है, तो धुएं को आफ्टर ट्रीटमेंट है,
आफ्टर ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि इसके अंदर सेंसर ऐसे लगे हैं कि अगर आपकी गाड़ी किसी भी समय में, हो सकता है आपका फ्यूल खराब है, हो सकता है आपका एयर फिल्टर खराब है, हो सकता है आपके इंजन कूल ज्यादा कूल है, तो ये बड़े सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर पोल्यूशन होता रहता है। तो उस टाइम में क्या करेगा कि ये फ्यूल की और हवा की मात्रा को नियंत्रण करेगा, जिससे कि टेल पाइप एमिशन कंट्रोल रहे। और जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि BS4 की गाड़ियों पे भारत सरकार ने जो पोल्यूशन 3 महीने का होता था, 1 साल की वैलिडिटी कर दिया, क्योंकि ये गाड़ियां बहुत अच्छी क्वालिटी की, और मैं आपको बताऊं इंटरनेशनली एडवांस लेवल की गाड़ियां। और जी आपको एक माध्यम से आपके चैनल पे एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जी। अभी तो दुनिया में BS4 पे आए हैं लोग, और हम लोग BS6 के बाद में सही साल है। की भी बताइए तैयारी कितनी, करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि पूरे संसार अभी BS4 पे है और हम हाँ जी। BS4 की गाड़ियों को हाँ डिस्कार्ड करने में, उन्हें जो है स्क्रैप करने पे तुले हुए हैं। कितनी जी जी। मजेदार बात आपने बताई है। और ये- ये वो हमारे जुडिशरी के जो माननीय न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनको भी ये बात समझने की आवश्यकता है। हाँ, तो अब तो रही बात ये कि अब जब कटने लगी गाड़ियां, तो कटने लगी, और मैं थोड़ा सा जैसे आप समझ सकते हैं कि जब हम ड्यूटी पे होते हैं तो देखो जी, हमें सरकार के साथ काम करना होता है। लेकिन अब हमने देखा कि टेक्निकल ग्राउंड में सरकार के पास उसी कानून को, जो 10 और 15 साल का था, आप अच्छी गाड़ियों पे भी वही कानून लगा रहे हैं। तो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि मुझे सरकार में या सोसाइटी को मैं बताऊं कि भाई आपकी गाड़ियां खराब नहीं है, आपकी गाड़ियों को जो कसूरवार बनाया जा रहा है, तो अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन है तो जरूर काटी जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर गाड़ी में पोल्यूशन है और इट इज क्लोज टू आपके पोल्यूशन लिमिट के है, तो भी आप गाड़ी काट दो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में, मैं BS4 की बात कर रहा हूं, कि BS4 की गाड़ियां में अगर आपके पोल्यूशन लेवल से 30% से 40% कम है, फिर इन गाड़ियों को काटा जाना, तो देखो जी, अब मतलब हमें इस बात की एक सरकार को भी आगाह करना होगा कि आप यहाँ पर प्लीज इवेल्युएट सिचुएशन को पब्लिक फ्रेंड के हाँ पब्लिक बिल्कुल। की तरफ से देखें। टिकारा जी, जी एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ जी। कि ऑल इंडिया जो रूल्स हैं जिसका आप हिस्सा रहे हो, यस यस। उसमें दो ही कैटेगरी हैं, एक हाँ कॉमर्शियल जी। और एक हाँ नॉन कॉमर्शियल। जो ठीक है। कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनकी लाइफ, एंड ऑफ लाइफ है 15 साल, और जो नॉन बिल्कुल जी। कॉमर्शियल है उनकी है 20 साल। तो कुछ बिल्कुल सही कहा। तुक लगती है कि भाई 20 साल हाँ जी। है, ये है। हाँ अब ये जो 10 साल किया है पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी, और 15 जी पेट्रोल की, जी इसका जी। अभी तक कोई वैज्ञानिक ऐसा तथ्य ये नहीं निकाल पाए हैं कि जो गाड़ी की एज को पॉल्यूशन से जोड़ दे। गाड़ी एक आपके पास है, वो हम्म गाड़ी आप इतना बढ़िया ढंग से चलाते हैं कि 10 साल में 50,000 भी नहीं चली। एक आदमी की गाड़ी जो है 10 साल में 3 लाख चली है। तो दोनों हम्म। को एज के हिसाब से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास एक गाड़ी है, हम्म, जी। और उससे, जैसे आपने शुरू में कहा, बड़ा प्रेम है मुझे उस गाड़ी से। और अब लगभग हम्म 7 वर्ष की हो गई है, डीजल की। हम्म और हम्म। मुझे दर्द ये सुन के ही लगता है कि 3 साल बाद वो गाड़ी का क्या होगा। तो आज आपने एक अच्छी खबर सुनाई कि सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में रुख अच्छा है, सरकार ने भी इस बात को समझा है। और हम्म, जो रिव्यू पिटीशन डाला है उसमें ये सब बातें कह के उन्होंने डाला है। हम्म, मुझे ये भी है जी कि एक दिन वो हमारे जो दिल्ली की अ, माननीय मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जी उन्होंने अपनी जी। पिताजी की गाड़ी के बारे में भी कहा कि वो तो जी जी। हाँ बहुत कम चलाते हैं। तो हम्म। इस दर्द के उनको भी पता होगा। ये मिडिल जी जी क्लास और लोअर क्लास की बात है, क्योंकि इसमें टू व्हीलर्स भी शामिल है, जी 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 फैक्ट। और टू व्हीलर भी शामिल है। कैसे कैसे एक आदमी करता है। और एक ने तो मुझे बताया कि साहब अभी तो मेरी किस्त भी पूरी नहीं हुई और गाड़ी का जी जी बिल्कुल। जो है कटने का नंबर आ गया। सही में सही में। तो ये जो लिंक है, ये भी समझने की बात है, टेक्निकल बात है। जो आपने कहा बिल्कुल सही है, पॉल्यूशन आप
चेक कराएं, गाड़ी पॉल्यूट कर रही है, ये करिए, आप करें, जरूर करें। और हम्म। ज्यादा से ज्यादा ये कर लें, गाड़ी अगर आपको बहुत ही बेकार लगी तो गाड़ी में पॉल्यूटिंग जो चीज है वो पूरा इंजन है, पूरे इंजन को बदलवा दें। जी अब सीट, जी जी, स्टेयरिंग, शीशा, खिड़की, ये कोई पॉल्यूशन थोड़ी करती है। भाई उसी बिल्कुल कंपनी बिल्कुल। का उन्हीं के शोरूम से फिट करा देते हैं, उनकी वर्कशॉप से। इसमें जी जी आपका जी। क्या विचार है? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने रेट्रोफिटमेंट की बात की अभी, जी तो रेट्रोफिटमेंट अगर आप थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री में जाएं, तो आप देखते होंगे कि वो पुराने टाइम में लोग कहते हैं यार मैंने इंजन बदलवा लिया, एक जी मैंने कबाड़ी वाला इंजन लिया वो रखवा लिया और वो चल गया। अच्छा, पेट्रोल की जगह डीजल लगवा लेते थे लोग, वो बड़ी सारी चीजें होती थी पुरानी। जी। तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में फर्क है। आज को अगर आप रेट्रोफिटमेंट कराना चाहेंगे, तो रेट्रोफिटमेंट के लिए आपको इंजन मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है। और BS4 और BS6 की गाड़ियों में जो इंजन में तो तकनीकी डिफरेंस बहुत मामूली है, मैं कहता हूँ 5 से 10% है, दैट कैन बी मैनेज। बट इंजन मैनेजमेंट सिस्टम और जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक और वायरिंग वगैरह का जो सिस्टम है, वो चीजों को डेवलप मार्केट नहीं कर सकता। जी उसको डेवलप करने के लिए हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स करेंगे। अब आप मैन्युफैक्चरर्स को कहो कि आप हमारे लिए इंजन रेट्रोफिटमेंट के तैयार करो, तो जी उनको तो फिर उनको भी अपनी इंडस्ट्री देखनी है। तो आप समझ सकते हो कि वे उनका लोगों का उनका वो। इंटरेस्ट चिकारा यस साहब यस नई गाड़ी बेचने में है, पुरानी को यस, दुरुस्त करने बिल्कुल। में नहीं है। अच्छा, एक तो छोटा जब सा आपने सवाल मेरी है, बात एक छोटा सा हाँ सवाल, मेरे जी दर्शक काफी पूछते हैं जी कि जो गाड़ी अभी है पेट्रोल की है या डीजल की है, हाँ क्या जी जी इस जी। गाड़ी को ईवी में बदला जा सकता है? बहुत मैं आपको इस बारे में भी बताता हूँ कि ये वाली चीज को लिए मैं पिछले 4-5 सालों से लोगों ने कोशिशें की। जी और मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ कि जो हमारी टाइप अप्रूवल एजेंसियां हैं, जैसे आईकैट बोले, एआरआई कहें, तो उन्होंने भी अप्रूवलें दे दी। ठीक है जी। अब क्या होता है कि आपने इंजन की जगह पर आपने इलेक्ट्रिकल बैटरी और मोटर लगा दी। ठीक है जी। बाकी आपका ड्राइव सिस्टम वही रहा, यानी कि गियर पक्ष वही पुराने वाला है, डिफरेंशियल भी वही है, और आपके जो व्हील वगैरह है वो सारे सारे, अगर कोई कमर्शियल है तो प्रोपेलर शाफ्ट भी हुआ है। तो जी आपने देखा कि बाकी गियर्स हैं। तो अगर आप उस गाड़ी को बैटरी को और मोटर को इंजन की जगह लगाएंगे, आप चलाएंगे तो चल जाएगी जी है, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या आती है। जी बड़ी समस्या आती है टॉर्क की। अब मैं आपको बताऊं कि टॉर्क का मतलब क्या है। कि जो बैटरियां हैं, जो जो बैटरी और मोटर होती है, तो उसके अंदर जो टॉर्क मेरी गाड़ी को चाहिए उसके हिसाब से डिजाइन नहीं होता। अगर आप उसके इसी मैकेनिकल सिस्टम पे जो पावर जनरेटिंग यूनिट है, मोटर लगा देंगे, तो वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। जी मतलब ये क्या होता है कि बैटरी में, मोटर में आरपीएम ज्यादा होती है, टॉर्क कम होता है। अच्छा, वो टॉर्क इसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो जो हमारे जो पेट्रोल और डीजल इंजन है, आईसी जिसे बोलते हैं, आईसी का मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन, तो इंटरनल कंबस्टन इंजन में टॉर्क जी पहले से ही ज्यादा होता है और उसी जी टॉर्क पे ये गाड़ियां भागती हैं। जी आपने क्या है कि लो टॉर्क वाली चीज लगा दी, लगाने के बाद में आप चाहोगे कि वो परफॉर्मेंस मिले, वो नहीं मिलेगी। और फिर आपको देखिए जी, अगर आप किसी गाड़ी के अंदर कम से कम 100-150 किलोमीटर तो बैटरी चलनी चाहिए। अगर आपको वो बैटरी 50 और 60 पे ही दे रही है, तो फिर तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आप इलेक्ट्रिकल किट, अगर मैं कोई सपोज कार की बात कर या इनोवा की बात करता हूँ, तो इनोवा में अगर इलेक्ट्रिकल किट डालेंगे तो आपके 6-7-8 लाख रुपए लगेंगे, बल्कि इससे ज्यादा ही लगेंगे। और ज्यादा लगने के बाद में रिजल्ट आपको क्या पाया, 40 किलोमीटर पे ड्रेन। तो फिर ये वर्थ नहीं है। तो जिन लोगों ने भी इस तरह के ट्रायल किए थे, उनके एक्सपेरिमेंट जो थे या परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल। वो आप कामयाब नहीं आप हुए। और चिकारा उन लोगों साहब, ने जी, जी आप सही कह रहे हैं कि हम भी सुन रहे थे कि तीन चार कंपनियों को भाई इस तरह का ये हाँ दिया जा रहा है, और फिर वो जो है इस तरह हाँ से करी तो लोग बड़े इसमें आशावादी हो रहे थे। अच्छा, एक चीज और जी बताएं कि जो जी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, ईवी है और साथ में पेट्रोल है, जी जी जी। तो या डीजल है, तो जो हाइब्रिड के साथ में जो है, तो वो हाँ हाँ। या जो है, ऐसी गाड़ी जो हैं उनकी भी लाइफ हम्म। उससे आंकी जाएगी।
पेट्रोल हाँ से या डीजल के से, जबकि वो चलती हाँ बहुत जी, हाँ थोड़ी जी, हैं। लोग तो ज्यादातर बैटरी पे चलाएंगे। हिंदुस्तान में तो सीएनजी और पेट्रोल हो और डीजल हो, ईवी और उसके साथ हो, तो बैटरी पे चलाएंगे या सीएनजी पे चलाएंगे। पेट्रोल और जी, डीजल की तो नौबत कम ही आती है। वो तो ये समझो हाँ कि 100% अगर ड्राइविंग करेंगे तो 10% मुश्किल से पेट्रोल डीजल पे होगी और नब्बे हाँ परसेंट बैटरी पे होगी। तो क्या जी, ऐसी गाड़ियों की भी जो लाइफ है, हाँ ये जी। तो लाइफ अलग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए? मैं इसमें बिल्कुल आपको जो आपने बताया, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हाइब्रिड गाड़ी जो है ना, वो हमारे इंडियन कंडीशन के लिए बेस्ट सूटेड है। जी। ठीक है जी। जी। तो मतलब अगर जैसे मुझे भी खरीदनी है नई गाड़ी, और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आईसी इंजन की लूं या बैटरी की लूं या हाइब्रिड लूं, तो मुझे हाइब्रिड गाड़ी ज्यादा अच्छे माइलेज देगी, मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और जो जो आपने जैसे बताया, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी में जैसे ही पावर की कम रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैटरी पे चलती है। और फिर क्या होता है कि उसमें जो चार्जिंग है वो साथ साथ जब हम गाड़ी चलाते हैं तो चार्जिंग भी साथ साथ हो रही है। और फिर इसके अंदर एक प्लग इन चार्जेस का भी सिस्टम है कि अगर आपने गाड़ी खड़ी करी तो आप अपनी चार्ज भी करा लो। अलग से तो भी वो करा सकते हैं। मतलब हमारे, हाँ, तो वो बड़ी बेस्ट सूटेड गाड़ियां हैं। और अब जो बात आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरी गाड़ी को 10 या 15 साल की लाइफ है, अगर मैं हाइब्रिड गाड़ी लेता हूं तो आपका मेरा ख्याल है पूछने का तात्पर्य है कि उसको ज्यादा एज मिलनी चाहिए, ऐसा ही है ना जी जी। क्वेश्चन? जी बिल्कुल। हाँ। तो अभी हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है, वो जी। मोटर व्हीकल एक्ट क्योंकि उसके अंदर आईसी इंजन लगा है, तो अभी पुरानी ही एज दे रहा है। अभी जब इसका कुछ डेटा सरकार के पास आ जाएगा, जब इसको ये पता लगेगा कि भाई ये गाड़ियों की तो पोल्यूशन भी कम है और इनकी मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो आप इस चीज पे सरकार को जब पॉजिटिव पॉइंट दिए जाते हैं तो वो उसको कंसीडर भी करता है। तो जहां तक बात है कि इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियां अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, इनको सिर्फ 2-3 साल ही हुए हैं इन गाड़ियों को प्रैक्टिकली आए हुए। तो जैसे जैसे आएंगे तो इनके ऊपर टेक्निक ग्राउंड जी पे देखिए आई एम आप, होपफुल कि इनको एक्सटेंडेड लाइफ मिलेगी। चिकारा साहब, आपने बड़ी पॉजिटिव बात कही। क्योंकि मन करता है कि हाइब्रिड ले ले, पर क्योंकि उसकी जी एंड ऑफ लाइफ ज्यादा नहीं है, तो फिर जी। आदमी हट के ईवी की तरफ ही चला जाता है। अह, बस उसमें आप उम्मीद रखिए कि हाँ। इसको मिला जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ जो आपको ऐसा था कि हम जो हमारी लाइफ है, बेशक मैं ट्रांसपोर्ट में रहा हूँ बट मेरे डीएनए में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बसी हुई है। और जी। हम बड़े दिनों से चाहते थे कि सरकार टेक्निकल ग्राउंड पे कोई हाँ। डिस्कशन हो और नए रूल टेक्निकली बने। और ये सिचुएशन अचानक ऐसी आ गई कि आज की तारीख में सरकार इंतजार कर रही है कि हमारे को टेक्निकल परफॉर्मेंस मिले। इसी तरह से मैं आपको सीए क्यूएम भी बताऊं और मैं एनजीटी भी जो बताया, तो दे आर डेस्परेट टू नो व्हाट आर द डेटा ऑफ इन यूज व्हीकल, कि इन हम्म। यूज व्हीकल की हमारे को क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो आज अब ये समय आ गया है कि जो हमारी, जैसे मेरा आज कोर्ट में भी गया था, तो कोर्ट में भी मैं आपको दिल की बात बताऊं कि जो हमारे एडवोकेट जनरल थे, तो दे वर सो हैप्पी कि भाई आप अनिल चिकारा जी आए हो, बहुत अच्छी बात है, फिर मैंने जी हम इस पे आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने भी कहा बोला भाई आपका हमने बड़ा नाम सुना है, एंड वी नीड कि हमारी पिटिशनों में टेक्निकल जो इनकॉर्पोरेशन हो और हमारी भी पिटिशन इतनी अच्छी बने कि हम भी कह सकें कि भाई ये पब्लिक की जो आवाज है ये है। और सरकार को भी हो सकता है इन जो फीडबैक हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, वो उससे वो कन्विंस होंगे और हमारे को भी एक अच्छे स्ट्रेटेजी मिलेगा रेगुलेशन में जी और जी। टेक्निकल एनफोर्समेंट जी में। और चिक्कार फिर साहब, पाएंगे कि मुझे जी अच्छी तरह से ये पता है कि आप वहाँ मौजूद हैं और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो माननीय न्यायालय को भी इसकी जो टेक्निकलिटी है उसके बारे में बताएंगे, लोगों की हार्डशिप बताएंगे। गाड़ियां आपके पास, गाड़ी आपके पास भी है और बहुत कम बड़ा दर्द होता है जैसा आपने शुरू में कहा। तो सब लोगों को रिलीफ मिलेगी। आज तो कोर्ट में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, और नहीं हुआ। जो अगली तारीख होगी उस पे जैसे जैसे जी। होगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि चिक्कारा साहब को
लेके जो लेटेस्ट अपडेट है इस बारे में, उससे सबको अवगत कराता जाऊंगा। काफी समय इनका मैंने अभी ले लिया है। तो आज के लिए तो इतना कंक्लूड करता हूँ विद दी रिक्वेस्ट कि अगली बार भी हमारे दर्शकों को ये लेटेस्ट बताएंगे। और आपने देखा कितनी इनको वास्ट नॉलेज है हर सब्जेक्ट की, तो ये टेक्निकली हेल्प कर सकते हैं कोर्ट की। और ये रिव्यू पिटीशन में जो एक निर्णय पहले हुआ वो रिव्यू हो जाए। सरकार सरकार ने अपने सरकार की रिक्वेस्ट पे और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशंस में बड़े अच्छे अच्छे निर्णय पहले बदले हैं। और इसमें बड़ा स्ट्रांग है क्योंकि 62 लाख गाड़ियां तो दिल्ली की और 44 लाख गाड़ियां एनसीआर की, 1 करोड़ 6 लाख गाड़ियों का सवाल है। तो अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि आज कोर्ट में बात हुई थी, इतनी नहीं हुई, कोई खास ऐसी हुई नहीं। और जिस तरह से चिक्कारा साहब और इनकी जो और दूसरी टीम है वो इंटरेस्ट ले रही है, और तो और सरकार भी साथ है, तो इनको भी लग रहा है कि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होंगे। और मुझे भी लग रहा है। इसी आशा के साथ मैं आज इनका धन्यवाद करता हूं और फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।